एनसीईआरटी की सीरीज़ में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने चैप्टर 6 तक सब कवर कर लिया है। हमारी ये कोशिश है कि एनसीईआरटी में मिनिमम टाइम दे करके कैसे मैक्सिमम आउटपुट गेन किया जाए, कैसे कौन सी चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, उन्हें कैसे पढ़ना है। चलिए हम फिर से शुरू करते हैं कि चैप्टर नंबर 7 अशोक के बारे में है। यहाँ पढ़ेंगे तो सबसे पहले पैराग्राफ में हमें मिलेगा कि अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था, यानी अशोक किस साम्राज्य पर शासन करता था, तो वो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। यानी अगर कभी पूछे कि अशोक किस साम्राज्य पर शासन करता था, अशोक मौर्य साम्राज्य पर शासन करता था, पहला उत्तर। दूसरा, उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य यानी अशोक के पिता यानी चंद्रगुप्त मौर्य क्या हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, वो हैं उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य। हम यहीं से सवाल भी देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है। अभी 2024 में बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि भारत में पहला साम्राज्य जो बना वो बनाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये 2020 में बीपीएससी में पूछा गया। आगे हम पढ़ते हैं तो देखेंगे कि मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। आगे एनसीईआरटी बताते हैं कि मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड बिंदुसार और थर्ड अशोक। यानी हमका सीक्वेंस याद रखना है इनका, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, सीक्वेंस याद रखना है। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला चंद्रगुप्त, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक। आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, राजधानी थी पाटलिपुत्र, ये याद रखना है। आगे एनसीईआरटी में एक मैप दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का 5वां मैप है और इस मैप की इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं भी आपको सिखाऊंगा। इस एनसीईआरटी में दिया गया है, इस मैप में भी दिया गया है कि अभिलेखों के प्राप्ति स्थल यानी कहाँ कहाँ पर अशोक के अभिलेख लगे हुए हैं। मौर्य साम्राज्य में अभिलेख किसने लगवाए, अशोक ने। तो अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। अब इस मैप से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो ये है कि इस मैप में आपको इस लोकेशन का नाम दे दिया जाएगा, जैसे जौगढ़, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस राज्य में है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, अभिलेखों का क्रम पूछा जा सकता है। अभिलेख पूछ लेगा कि नॉर्थ से साउथ सेट कर दो या ईस्ट टू वेस्ट सेट कर दो। ज़्यादा चांस नॉर्थ टू साउथ के हैं क्योंकि ऊपर से एक सीक्वेंस दिखता है। अब हम इनमें स्थान पढ़ते हैं, जैसे सबसे नीचे से शुरू करते हैं दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में हम दिखेगा कि ब्रह्मगिरी में अशोक ने अभिलेख लगवाया है। ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटक में है, याद रखना है। मास्की कहाँ है, कर्नाटक में है। सन्नति कहाँ है, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में अशोक ने क्या किया, कर्नाटक में अशोक ने 3 अभिलेख लगवाए। 3 कौन कौन से हैं, एक है सन्नति, कर्नाटक में अशोक ने 3 अभिलेख लगवाए, एक है सन्नति, एक है ब्रह्मगिरी और एक कौन सा है, एक है मास्की। तो ये याद रखने हैं। आगे महाराष्ट्र में अभिलेख लगवाया, उसका नाम था सोपारा, गिरनार गुजरात में है। सन्नति आपको बता दिया। जौगढ़ कहाँ है, उड़ीसा में है। और येरगुडी अभिलेख ये आंध्र प्रदेश में है। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश में बहुत सारे लगवाए, जैसे रूपनाथ मध्य प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश, गुज्जरा मध्य प्रदेश, पगुगड़िया मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये याद रखना है। आगे याद रखना है लौरिया अरराज बिहार में है। लौरिया अरराज अभिलेख कहाँ है, बिहार में है। लुम्बिनी नेपाल में है। रामपुरवा बिहार में, यानी बिहार में 2 कौन कौन से, रामपुरवा और लौरिया अरराज। ठीक है, आगे बहापुर दिल्ली में है। टोपरा और मेरठ यूपी में है। मेरठ यूपी में लगवाया गया। टोपरा हरियाणा में लगवाया गया था, बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट किया गया, तो टोपरा हरियाणा में लगवाया गया था। ये याद रखना है इस मैप से, क्योंकि इस मैप से क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था क्या देगा, अब देगा वो अभिलेख और एक तरफ दे देगा राज्य। तो जैसे धौली, एरगुडी, जौगढ़, कलिसी, मैंने आपको कहा
ये सारे पढ़ाए। अब जैसे इसमें से पूछ रहा कौन से दो सुमेलित हैं, कौन से दो सुमेलित हैं, तो जैसे मैंने आपको धौली पढ़ाया उड़ीसा में, ठीक है, सही है। एरुगुडी पढ़ाया आपको आंध्र प्रदेश में, सही है। जौगढ़ आपको पढ़ाया मैंने उड़ीसा में, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह कलसी उत्तराखंड में है, कर्नाटक दिया हो, ये गलत हो जाएगा। तो केवल 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस मैप में ये लोकेशन सारी एक बार अपने मन से पढ़नी है, यानी इसका नाम लिखना है और हमारे नोट्स जो भी हम बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे, अभिलेख। एक तरफ मान लीजिए स्क्रिप्ट हो गई, दूसरी तरफ स्टेट हो गया। तो इनका काम करना है हमें, ये होमवर्क रहेगा आपका। वैसे तो मैंने बता दिया आपको, पर इसके बाद भी आप एक बार करिएगा। आगे, साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, यानी किस साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन होता था, ठीक है। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, यानी जैसे ये पूरा भारत है, मान लीजिए ये आपका एक भारत है, तो यहाँ पाटलिपुत्र इसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ सम्राट सीधे नियंत्रण रखता था। जैसे दूर, अब उसका शासन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे क्या करता था, अपना राजकुमार जो होता था, राजकुमार को गवर्नर बना के भेज देता था और वो शासन करता रहता था। संदेशवाहक कौन होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे प्रांत भी थे। अक्सर राजकुमारों द्वारा वहां का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था और वह वहां पर शासन करते थे। ये हो गया। आगे देखेंगे, मौर्य साम्राज्य में जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र क्या होता है, ये वाला क्षेत्र उत्तर पश्चिम का, ये कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये वाला क्षेत्र सोने और कीमती पत्थरों के लिए। नजराना क्या होता है, कभी कभी क्या पूछेगा, पूछ लिया कर व नजराना में क्या अंतर है। तो जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही जो नजराना है ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, अनियमित ढंग से, यानी जब भी संभव हो आप इसको मांग कर सकते हैं। वहीं जहाँ कर में था कि एक दायित्व होता है कि हर आदमी को देना ही देना है, और यह प्राय ऐसे लोगों से लिया जाता था जो इसे स्वेच्छा से दे देते थे, मतलब जबरदस्त। ये कोई नहीं था कि आप पे दायित्व है, आप पे दायित्व का बोझ नहीं पड़ता था नजराने में। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त के दरबार में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता रहा है कि चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आया, यानी मेगास्थनीज किसके दरबार में है, चंद्रगुप्त के। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो यूनानी राजा, यूनान के एक राजा थे सेल्यूकस निकेटर, इनका राजदूत कौन है, मेगास्थनीज। आगे देखें, वह पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखता है, पाटलिपुत्र के बारे में लिखता है कि 64 द्वार हैं, इस शहर में 64 द्वार हैं और 2-3 मंजिला वाले घर हैं। राजा का महल लकड़ी से बना हुआ है। अब क्वेश्चन देखना है हमें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन कि यूनानी राजदूत, अभी मैंने बताया मेगास्थनीज, भारत में किसके दरबार में आया, अब इसका उत्तर क्या होगा, चंद्रगुप्त, अभी आपको बताया था, और ये सवाल राजस्थान में पूछा गया। आगे बताता, मेगास्थनीज किसका दूत था, तो सेल्यूकस का था, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया। आगे देखा, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया, चंद्रगुप्त मौर्य के, ये पीसीएस में सवाल पूछा गया यूपी के। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैं आपको अलग से क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ कि जो इंडिका पुस्तक है वो मेगास्थनीज की है। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज, इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन भी 2015, 2007 में पूछा गया। आगे बढ़े, अब अशोक के बारे में है। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाए, और ज्यादातर अभिलेख जो लिखवाए किस भाषा में, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, यानी प्राकृत भाषा प्लस ब्राह्मी लिपि में अशोक के मैक्सिमम अभिलेख हैं। अगर पूछे अशोक ने सारे अभिलेख केवल प्राकृत और ब्राह्मी में लिखे, गलत, मैक्सिमम लिखवाए। जैसे अब क्या क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है, ये बीपीएससी के 2024 में भी पूछा गया, तो ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई, तो ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। अभी आपको क्या पढ़ाया कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख किसमें है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। ये क्वेश्चन आप देखते हैं कि डायरेक्ट पूछा जा रहा है एनसीईआरटी से। आगे, कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, अब बताइए, क्योंकि इसका मतलब यही हुआ कि अशोक के सारे अभिलेख तो ब्राह्मी लिपि में है नहीं, कुछ खरोष्ठी लिपि में है। खरोष्ठी लिपि के कौन सा अभिलेख है, सहबाज घड़ी। अब इससे समझ में क्या आता है, देखिए, कलसी उत्तराखंड में है, गिरनार गुजरात में है, मेरठ यूपी में। तो ये सारी जो लोकेशन है ये भारत के अंदर के हैं। सहबाजगढ़ी
उत्तर पश्चिम की ओर है। उत्तर पश्चिम, जैसे ये भारत है तो इस क्षेत्र के, यानी इस क्षेत्र के अभिलेख जो होंगे, इस क्षेत्र के जो भी अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में मिलेंगे आपको। खरोष्टी लिपि में किस क्षेत्र के? उत्तर भारत के मिलेंगे, ये याद रखना है। अब क्या कह रहा है? पत्थर का प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में है? अब यहाँ ब्राह्मी नहीं मारना है, पत्थर पर प्राचीनतम कोई भी अभिलेख मिला हो किस भाषा का है? तो ब्राह्मी लिपि है, याद रखना कि ब्राह्मी लिपि है, और भाषा क्या है? प्राकृत। तब ये सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है कलिंग युद्ध के बारे में। ये पहले आपको पढ़ा देता हूँ। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक ने क्या, एक अभिलेख में अशोक ने खुद ही कलिंग युद्ध का वर्णन करवाया और कहा कि राजा बनने के 8 साल बाद, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि कलिंग युद्ध कब हुआ? तो कलिंग युद्ध हुआ अशोक का राजा बनने के 8 साल बाद। तो याद रखना कि 8 साल, वो ऑप्शन में दे देगा 8, 9, 10, 11 करके कंफ्यूज करने के लिए, तो 8 साल बाद। अब क्वेश्चन क्या है कि अशोक ने कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन किस शिलालेख में किया है? तो ये हमें याद रखना है कि शिलालेख नंबर 13 में अभिलेख वर्णन है, शिलालेख नंबर 13। अब ये कहीं पर आपको दिखेगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं एनसीईआरटी में दिया नहीं दिया है, लेकिन हमें फिर भी याद रखना कि शिलालेख नंबर 13 में कलिंग विजय का वर्णन है। यहाँ पे भी लिखा कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कलिंग क्या है? तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग, मानचित्र 5 में बताया भी गया। एक स्थान है रामपुरवा, रामपुरवा का अभिलेख कहाँ है? बिहार में लगा हुआ, ये याद रखना है हमें। अशोक के धम्म में किसी देवी देवता की पूजा और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, यानी जो अशोक कलिंग का युद्ध हुआ तो कलिंग के युद्ध में इतना भीषण नरसंहार हुआ, इतना खून खराबा हुआ कि अशोक उससे व्याकुल हो उठा और उसने धम्म की नीति अपनाई। धम्म की नीति यानी बौद्ध धर्म की नीति यही है। अब उसने युद्ध ना करने का निर्णय ले लिया। यहाँ से क्या कहा कि वो कर्मकांडों से दूरी बनाने लगा। आगे वह बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुआ और उसने धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, उसने इस धम्म का प्रसार सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी करवाया, यानी इन देशों में दूत भेजे ताकि क्या हो सके? उसके धम्म का प्रसार हो सके। आगे अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। अपनी प्रजा के लिए मतलब अभिलेख पर यह चीज अशोक ने लिखवाई। क्या लिखवाया? कि लोग विवाहों के अवसर पर अनुष्ठान करते हैं, ठीक है, उनके बच्चों का विवाह होता है, तब वो तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। यानी उसने बताया कि ये सब कर्मकांडों में पैसा बर्बाद करना फिजूल है। आगे बताया कि अपने दासों और नौकरों के साथ, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना यह धम्म है। बड़ों का आदर करना धम्म है। सभी जीवों पर दया करना धम्म है। ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना धर्म है। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा करना यह गलत बात है। दोनों ही बातें गलत है, उसने बताया। अब एक सवाल आपको मैं दिखाता हूँ, यूपीएससी में पूछा गया। उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपनी धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, यह किस शासक ने अपनी प्रजा को बताया? तो यह अशोक है। यह सवाल यूपीएससी में 2020 में पूछा गया। डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एनसीईआरटी कवर करनी है। फिर अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धम्म का मूल राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान आपको अभी बताया, शांति व अहिंसा भी थी, धार्मिक सहनशीलता भी था। तो सी और डी दो चीजें तो आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट मिली, तो एक ऑप्शन सही नहीं हो सकता, तो फिर सारे सही होंगे। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक तो कवर होता है और आगे हम एनसीईआरटी का ही चैप्टर नंबर 8 कवर करेंगे कि मिनिमम समय में मैक्सिमम आउटपुट गेन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन से सवाल एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। इस सीरीज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सीरीज का आनंद ले रहे होंगे।